नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। द लल्लन टॉप देख रहे हैं। एक उदास कारण है, लेकिन एक कवि हमारे बीच का अब नहीं है। राहत इंदौरी उस कवि का नाम है। राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त को हुआ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है इंदौर के, और कुछ ही घंटों के अंतराल पे खबर आती है कि राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं है। तो लल्लन टॉप ने सोचा, क्यों न रस्मी तरीके से याद करने के बजाय राहत इंदौरी को कविताओं से, किस्सों से, कवियों की नजरों से, किस्सा गो की, जो किस्सा गो लोग हैं हमारे बीच, उनकी नजरों से, उनकी तबीयत से उनको याद किया जाए। इस क्रम में हिमांशु बाजपेयी, किस्सा गो लेखक, हमारे साथ हैं। लखनऊ से जुड़े हुए मैं हूं सिद्धांत। कैसे हैं हिमांशु जी? ठीक है, बढ़िया है। और राहत साहब नहीं रहे हैं, उनकी शायरी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उनसे ज़ाती तौर पर भी मुलाकातों का शर्फ हासिल हुआ है, तो एक पर्सनल लॉस भी है और एक अदबी लॉस भी है। थोड़ा उदास है। अच्छा, कब पहली मुलाकात हुई थी राहत इंदौरी से आपकी? मेरी मुलाकात सबसे पहले तो बहुत काफ़ी हम छोटे थे, मतलब लखनऊ में हुई थी। एक मुशायरा था, जब मतलब ये समझना शुरू किया कि हाँ, मुशायरे में एक शायर हैं जिनका नाम है राहत इंदौरी, बहुत मशहूर हैं और उनका बड़ा नाम है। तो वो एक फैन बॉय की तरह से मिले थे। उस दिन तो कुछ ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी, बस हमने ये कहा था कि हम आपको सुनने आए हैं। तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, बड़े अच्छा अच्छा। और मतलब जैसे बच्चे से मिलता है कोई बुजुर्ग, उस तरह से बिल्कुल दुआ देते हुए। उसके बाद मुलाकातें जब थोड़े उम्र थोड़ी बढ़ी, और फिर उसके बाद में जब सतलज भाई जो उनके साहबजादे हैं, उनसे दोस्ती हुई, तो उसके बाद जो मुलाकातें हुई वो अच्छी मुलाकातें हुई, जिसमें उनके जहन में भी आया कि हाँ, हम किस्सा गोई कर रहे हैं। एक दफ़ा ट्रेन में मुलाकात हो गई, वो किस्सा हम सुनाएंगे अभी आपको। तो इस तरह से कुछ मुलाकातें हुई हैं जो अब ज़िंदगी का एक तरीके से अदबी सरमाया भी है मेरे लिए। तो बहरहाल मेरी भी पहली मुलाकात राहत इंदौरी से कमोबेश ऐसे ही हुई थी। बनारस से ताल्लुक रखता हूं मैं, जी। और बनारस में एक बहुत वर्ल्ड फेमस इंडो पाक मुशायरा हुआ करता है अच्छा। बेनिया बाग के मैदान में। जी। तो बनारस में दो ही रस्में और दो ही कला के क्षेत्र में दो ही चीजें ऐसी हैं जो जी। रात भर चलती हैं। उसको हम लोग जी। बनारसी में रात भर्रा कहते हैं। जी। तो एक है ये इंडो पाक मुशायरा, और एक है संकट मोचन संगीत समारोह। जी। तो ये रतभर्रा चीजें हैं। ये शाम को देर रात में 8-9 बजे शुरू होती हैं, या जी। अगले दिन सुबह तक चलती हैं, 6-7 बजे तक। तो राहत इंदौरी से मेरी पहली मुलाकात इसी बेनियाबाग के मैदान में इंडो पाक मुशायरे के दौरान हुई थी। कुछ ऐसी ही मुलाकात थी। मंच से पड़ोड़ के उतरे थे, और मैंने उनसे कहा था, रहा सर बहुत बढ़िया, और उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ करके वो निकल गए थे। वो रात का 3 या 4 बजे का समय था, ऐसा कुछ था। जी। तो ऐसी पहली मुलाकात मेरी भी थी। मेरी और उनसे आखिरी मुलाकात हम्म, साहित्य आज तक में हुई। आखिरी मुलाकात मेरी वही थी। वो मुशायरा वो पढ़ रहे थे और हम और सतलज भाई साथ साथ खड़े थे। और जो मजमा, वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है यूट्यूब पर, जिस तरह से मजमा उन्हें सुन रहा था, उर्दू में मुहावरा है छतें उड़ जाना। तो वाकई उस दिन छतें उड़ रही थी और राहत साहब अपने अंदाज में सुना रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि उसका किस्सा हम बाद में बताएंगे, लेकिन चूंकि उस मुशायरे में बहुत सारे लोग नीचे ये लिख रहे थे कि राहत साहब जिस अंदाज में पढ़ रहे हैं, शराब उन्होंने पी रखी है, इस तरह की बातें। लेकिन राहत साहब ने शराब बहुत जमानों पहले तर्क कर दी थी। इस बात को मैं जानता हूं पर्सनली भी। और सतलज भाई जो उनके साहबजादे हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पिछले कई बरसों में इस बात का ख्याल रखा था कि राहत साहब बिल्कुल नियम से रहें, अपनी दवा टाइम पर लें, शराब अगर कोई उन्हें बहुत सारे लोग चले आते हैं मुशायरे में शराब पिलाने वाले उस तरह से, तो वो लोग दूर रहें। और तो बिल्कुल भी शराब नहीं पी हुई थी। ये उनकी शायरी का नशा था, जिसमें सामईन भी डूबे हुए थे, और शायरी खुद उनके लिए ऐसा नशा थी कि जब राहत साहब शेर सुनाते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी सरशारी उनके ऊपर है। तो वो मेरी आखिरी याद है, और वो साहित्य आज तक के लिए ही वो प्रोग्राम था जिसमें मैं उनसे आखिरी शराब बार। को लेकर शराब को लेकर
मेरी भी कुछ स्मृतियां ऐसी हैं कलाकारों को लेकर कि मुझे याद भी है, मैं कई कलाकारों को लाइव सुनने गया हूँ और जी वो ड्रेसिंग रूम से या रिहर्सल रूम से निकले हैं तो एक शराब जी का भप्पा निकला है उनके साथ। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि किसी कलाकार को इस दम पर आलोचना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन शराब पी के शराब कोई कलाकार निकला है तो क्या ही कहें उसे। नहीं, और यहाँ तो मसला ये था कि राहत साहब शराब पीते ही पीते भी नहीं नहीं उस थे वक्त। आखिरी वक्त में, फिर भी उनकी। और ये एक बात है कि चूंकि उनका अंदाज ऐसा था, और उसमें भी खास बात ये है कि राहत साहब, अब मैं वो किस्सा सुना ही देता हूँ, यहीं से शुरुआत भी हो जाएगी कि एकदम। राहत साहब का कंधा एक तरफ से झुका हुआ, उनका बड़ा स्टाइल है मुशायरों में। तो वो उनका और शायरी पढ़ने का, अदायगी का, तो लोग समझते हैं कि शराब पी और झुके हुए हैं और ऐसे खड़े हुए हैं। असल में बात यह है कि जब वो बहुत छोटे थे, देवास में स्कूल में पढ़ते थे, तो देवास में ये ये किस्सा खुद उनके एक रिश्तेदार ने बयान किया है। और जब वो देवास में पढ़ते थे, वहां टेकरी पर, यानी पहाड़ी पर, एक छोटी पहाड़ी थी, उस पर एक मंदिर था देवी जी का। और राज साहब स्कूल के बाद वहां चले जाते थे, कभी कभी स्कूल छोड़ के भी चले जाते थे। वहां पे पहलवानी हुआ करती थी और मलखंब की प्रतियोगिता हुआ करती थी। तो पहलवानी का किस्सा हम बाद में बताएंगे। तो मलखंब जो होता है ना, जो एक लकड़ी का जिसपे पहलवान लोग चढ़ते हैं, और वो एक प्रतियोगिता होती है। तो बड़ा सा खंबा होता है, उसके ऊपर तो, चढ़ना होता है तो, तमाम हाँ, तो भिन्न भिन्न राहत मुद्राओं। राहत साहब की बड़ी दिलचस्पी थी इस तरह के सारी कलाओं में, पहलवानी में भी। और हालांकि वो दुबले पतले कद के आदमी, लोगों को हैरत होगी कि पहलवानी में दिलचस्पी थी, मलखंब में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन वो भी चढ़ गए, उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। तो वो चढ़ गए और फिर वहां से गिर गए। तो जब वहां से गिरे हैं वो, तो उससे उनकी कंधे की जो पीठ है उसमें चोट लग गई, और जबरदस्त चोट लगी थी। तो काफी उसका इलाज चला, और उसके बाद लेकिन वो बचपन से ही वो उस कंधे में कुछ ऐसा वो हुआ कि वो झुक गया एक तरफ को, मतलब थोड़ा सा वो उसमें एक तरह का डिसबैलेंस आ गया, एक और वो, डिसलोकेशन आ गया। जी जी, डिसलोकेशन आ गया। और उस वजह से राज साहब जब खड़े होते हैं तो उनका कंधा हल्का सा झुका हुआ लगता है। और जिसको लोग समझते हैं कि राज साहब का ये अपना अंदाज है, स्टाइल है। तो ये किस्सा था कि मलखंब प्रतियोगिता में बचपन में स्कूल में जब वो पढ़ते थे, छठी या सातवीं में, तब वो गिर गए थे, और उससे उनको जो चोट लगी थी, उससे ये अंदाज फिर उनका बन गया था। जी चलिए, ये अब एक शुरुआत हो चुकी है जी और दर्शकों को मतलब हम कैसे कर रहे हैं। इस समय रात के 12:45 बज रहे हैं हिमांशु, और जी हम इस समय बातचीत कर रहे हैं राहत जी इंदौरी। और मैं इसरार और बार बार आपसे जिद करूंगा कि राहत इंदौरी के कुछ और किस्से हम आपसे सुने, कुछ और किस्से जो आपके पर्सनल इंटरेक्शन के हों, जी जो उनके उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को किसी न जी किसी न तरीके से अंडरलाइन करते हैं। जी हिमांशु, आपके जिम्मे सब कुछ। जी। तो मैं जो पहलवानी का बॉस, ये भी बात कम लोग जानते हैं कि राहत साहब को पहलवानी का बड़ा शौक था। तो देवास में और इंदौर में, खास तौर पे देवास में जब स्कूल में थे, पैदा वो इंदौर में हुआ, लेकिन पढ़ाई के लिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए वो देवास चले गए थे। तो वहां ये पहलवानी की के दंगल हुआ करते थे। तो राहत साहब, ये उन पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें ये वाकया आया है कि राहत साहब की उम्र बहुत कम थी, ये वहां बैठ जाते थे और घंटों घंटों दंगल देखा करते थे, दांव पेच, और इस लगन से देखते थे कि कुछ दिनों बाद ये खुद दंगल लड़ते नहीं थे, लेकिन इनको दांव पेच सब पता चल गए थे। तो ये दांव, जो नौसिखिया पहलवान होते थे, ये छोटा जो स्कूली बच्चा है, ये उनको दांव पेच बताता था कि हाँ भाई, ये इस तरह से, क्योंकि इन्होंने इतनी इतनी लगन से उस पहलवानी को देखा था। अब यहाँ पर एक बात यह है कि चूंकि उन्होंने, अब इसमें उनके वो जो जिस तेवर की बहुत बात होती है, उनकी जिस शख्सियत की, कि वो एक बिल्कुल बुलंद और बिल्कुल तेवर से आते हैं शेर के, एजाइल। तो उसका भी जो रहस्य है, वो शायद बचपन की इस बात से आप समझेंगे कि पहलवानी का, दंगल का शौक उस छोटे बच्चे को, और वो दांव पेच बताना पहलवानों को। और उसके बाद इसीलिए शायरी में भी उनकी, वो शायरी के दांव पेच भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए। और उनकी शायरी में भी वो कई बार, जैसे हमें याद है कि उनको शायर जमाली, एक शायर है, उन्होंने कहा कि राहत इंदौरी की शायरी सीने बातिल में, यानी बुराई के सीने में नेजे की तरह उतरती है, तो नेजे की तरह लगती है। तो राहत इंदौरी की शायरी सीना बातिल में नेजे की तरह लगती है। तो ये जो उनका तेवर है, ये बचपन से ही, और फिर बाद में जो उनका स्ट्रगल रहा, उसके भी किस्से हम सुनाएंगे कुछ।
वो भी कुछ उसमें बहुत यादगार किस्से हैं। तो एक तरीके से एक इंसान की तामीर, जो 70 साल की उम्र रही राहत साहब की, उसकी इब्तिदा असल में उनके बचपन से ही वो उस चेतना का निर्माण शुरू होने लगा था। तो ये एक किस्सा बचपने का। तो मुझे मतलब जब आप ये कह रहे हैं मलखम्ब का और दंगल का शौक था, जी तो मुझे मतलब उर्दू शायरी में अंग्रेजी का, उर्दू शायरी के एक लेखक का, उर्दू जी शायर का, एक शायर का, जी और मैं उसके सापेक्ष में जी हेमिंग्वे को रख रहा हूँ। मतलब अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में, जिन्होंने जी ओल्ड मैन एंड द सी नाम की एक कालजी रचना लिखी है, जी और जिसको अमेरिकी पत्रकारिता का की भाषा का और उसके पूरे लहजे का जनक माना जाता है। जी हेमिंग्वे को बड़ा शौक था कुश्ती का। वो पब में शराब वराब पीकर, और वो अपने ऊपर कपड़ा वपड़ा उतार के वो ऐसे बॉक्सिंग की मुद्रा में खड़ा हो जाता था कि कम टू मी, ऐसा टाइप का वो। जी तो जी। मुझे वो याद आ गया अचानक से। चलिए, फिर बहरहाल आप कह रहे थे फिर कुछ। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि राहत साहब के साथ ये तेवर असल में बचपन से रहा। एक तो उनकी पैदाइश जो हुई इंदौर में हुई, फिर वो घर में गुर्बत बहुत थी, गरीबी बहुत थी, तो बहुत स्ट्रगल उन्होंने। मेरा ख्याल 9वीं में थे तो वो पेंटिंग करने लगे थे एक एक पेंटर के पास। तो उन्होंने फिल्मों के पोस्टर बहुत पेंट किए, होल्डिंग्स बहुत पेंट की, और घर में बहुत गुर्बत थी, तो वो स्ट्रगल उनके साथ चल रहा था। और स्ट्रगल जो ज़मीनी, जिसमें आप ज़मीनी हकीकतों से हर रोज़ हर पल आप जिनका सामना करते हैं, तो उससे एक जो उनके यहाँ बागी लहजा, जो एक बागियाना लहजा जो उनके यहाँ, वो उससे आया। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि अभी जैसे ये ज़माना आ गया इंटरनेट का, तो ट्रोल्स कुछ लिख देते हैं उल्टी सीधी बातें बहुत, जैसे हमने कहा कि उसमें लोग निकलेंगे शराब पी के आया ये वो। राहत साहब के बारे में ये एक बात बहुत मशहूर थी और शुरू से रही कि बड़े बड़े मुशायरे जिनमें बड़े से बड़ा शायर हूट हो जाता था, मजाल नहीं थी कि कोई राहत इंदौरी को हूट कर दे। यानी राहत इंदौरी ही गालिब रहे अपने हूट करने वालों पर। वो इसीलिए वो बड़ा दिलचस्प, राहत इंदौरी क्यों इतने पॉपुलर है, क्योंकि तो उनकी शायरी का लहजा, जो उनका अपना तेवर है, प्लस जो उनका ये अंदाज है शायरी पढ़ने का। और जो खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे शेर जो है वो अपने मैदान में खड़ा होता है। तो उनको हूट भी कोई नहीं कर पाया। तमाम वाक़े, अभी इसका भी एक वाक़या हम सुनाएंगे हूटिंग का। तो मजरू सुल्तानपुरी से बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत शुरुआत का, राहत साहब अच्छा। की अदबी ज़िंदगी का। मजरू साहब ने उन्हें उन पे कोई टिप्पणी कर दी थी, है ना। किस और बारे में? मजरू साहब मजरू उसके बाद क्या हुआ कि शायर बहुत जो सामीन थे, जो श्रोता थे, वो बहुत हूट कर रहे थे, और वो इस बात पे आमादा थे कि नई नई गजल सुनाओ, नई गजल सुनाओ। सबको हूट कर रहे थे मतलब जो ये भी। किसी मुशायरे की घटना है ये? जी जी, मुशायरे की घटना है। तो उस मुशायरे से पहले मजरू साहब से कुछ राहत इंदौरी साहब, मतलब कुछ उन्होंने टिप्पणी कर दी थी मजरू साहब ने। उसके बाद मुशायरा शुरू हुआ तो वो हूटिंग वाला मुशायरा था। सामीन हूट कर रहे थे कि नई गजल सुनाओ, नई गजल सुनाओ। तो सिर्फ मजरू साहब को ये छूट मिली कि वो अपनी पुरानी गजल भी सुना सकते हैं। तो राहत इंदौरी नए नए थे, उनकी तो खैर सभी गजलें उस जमाने में नई ही होती थी। मजरू साहब सबसे आखिर में जाके पढ़ते थे, और उसके बाद ये माना जाता था कि मुशायरा खत्म। उसके बाद मुशायरा नहीं होता था, सबसे सीनियर शायर ने पढ़ दिया। मजरू साहब ने अपनी गजल पढ़ी, बहुत पुरानी, बहुत मशहूर कोई उनकी गजल जो वो पढ़ते थे, तरन्नुम से, बहुत अच्छा तरन्नुम था। पब्लिक ने उनको हूट भी नहीं किया, जो कि मजरू बड़े आदमी थे, उनका तरन्नुम ऐसा होता था लोग सुनने लगे। तो राहत इंदौरी जब मजरू साहब पढ़ चुके तो माइक पर आए और कहने लगे कि ये जो मजरू साहब ने गजल सुन, जो उनकी बहुत पुरानी गजल थी, राहत साहब ने कहा ये मजरू साहब ने जो गजल सुनाई है ये मुझे लगता है कि बिल्कुल नई है, और अगर ऐसा है तो मैं अपनी बिल्कुल ताजा गजल सुनाऊंगा जो मैंने अभी अभी कही है इसी स्टेज पर। और उसके बाद वो जो अकेली मशहूर गजल थी, जो काफी पुरानी हो गई थी, 3-4 साल पुरानी, राहत साहब ने वो पूरी गजल सुनाई। और श्रोताओं ने, जो इतना हूट करने वाले श्रोता थे, उन्होंने सुनी, क्योंकि ईमान की बात यह थी कि जब मजरू साहब
पुरानी गजल सुन, जो नियम है वो सबके लिए या तो बराबर होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा, और राहत साहब ने वो गजल सुनाई। तो ये उनका एक और उनका किस्सा है। अच्छा। जब राहत साहब बहुत मशहूर हो गए तो एक बहुत सारे शायर उनकी नकल में, उनके अंदाज में शेर पढ़ने लगे थे, जो राहत साहब का अपना अंदाज था। तो एक शायर आया, कोई नया शायर था, वो राहत साहब के अंदाज में शेर पढ़ने लगा, तो राहत इंदौरी साहब ने अपने ही ऊपर तंज किया, कहने लगे बेटा राहत राहत की तरह बनने के लिए सिर्फ आवाज ही नहीं बुलंद करनी पड़ती, राहत इंदौरी बनने के लिए सिर्फ आवाज ही नहीं बुलंद करनी पड़ती है, मुंह भी काला कराना पड़ता है। तो ये मुंह काला कराना, ये इसके बड़े अर्थ हैं, लेकिन इसमें वो एक पीड़ा भी छिपी है कि राहत इंदौरी जब मुशायरों की दुनिया में आए तो उनके रंग पर बहुत टिप्पणियां, बड़ी ऊंची टिप्पणियां भी अच्छा। कई बार लोगों ने की, लेकिन राहत साहब का ये अंदाज था अपने उन टिप्पणियों से पार पाने का। और उन्होंने एक शेर कहा था, सिद्धांत भाई वो शेर सुनिएगा, हाँ। वो अपने हूट करने वाले को, अपने आलोचकों को कैसे जवाब देते थे। तो राहत इंदौरी साहब ने शेर कहा कि हम ऐसे फूल बड़ी मुश्किलों से खिलते हैं, अच्छा। हम ऐसे फूल बड़ी मुश्किलों से खिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। अरे वाह, तो गजब। हम ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, शेर कुछ भूल गए थे, हम ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। तो काला गुलाब जो है उसका जो काला नायाब गुलाब बड़ा है, वही मुश्किलों से उसकी मिलता खासियत है। तो राहत इंदौरी ये थे, मतलब हमेशा इन योर फेस, हमेशा बेबाक, और हमेशा बिल्कुल अपने अपने अंदाज के साथ रहने वाले। तो ये राहत इंदौरी। है। अच्छा, राहत इंदौरी से एक एक आपका जो सीधे सीधी मुलाकात थी, वो तो हुई होगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उनको सुनकर या जी उनको जानने का मौका जी काफी पहले या काफी अलग तरीके से आ चुका होगा आपके पास, उनकी बिल्कुल। कविताओं को और उनकी पोइट्री को जानने देखिए मेरी जैसे हमने कहा कि और मेरे लिए नहीं, ये बात शायद जो भी इंसान शायरी में दिलचस्पी रखता है, भले ही वो आज उम्र ज्यादा हो गई हो, शायरी को ज्यादा समझ लिया हो, तो राहत इंदौरी उसे नापसंद भी आने लगे, लेकिन एक बात कोई भी ईमानदार आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता कि हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उनकी अगर शायरी में दिलचस्पी पैदा हुई तो उस दिलचस्पी पैदा होने में बहुत बड़ी वजह राहत इंदौरी भी हैं, और वो पहली सीढ़ी है राहत इंदौरी। पहली नहीं तो दूसरी जरूर होंगे, दूसरी नहीं तो पहली जरूर होंगे। राहत इंदौरी, बशीर बद्र, निदा फाजली, ये वो शायर हैं कि जब शायरी का फूल दिल में खिलने लगता है तो उस फूल की जो खुशबू है उसके पीछे भागते हुए जिस सबसे पहले जीने पे हम कदम रखते हैं वो राहत इंदौरी की शायरी है। तो इसलिए उनका बहुत एक कंट्रीब्यूशन ये भी तो हुआ ना सिद्धांत भाई। हम कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया कि आप कहें कि भाई ठीक है वो इतने बड़े शायर नहीं थे, जो लोग ये कहते हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन क्या ये कम बड़ा योगदान है उस आदमी का कि लाखों लोगों को वो आदमी शायरी की तरफ ले आया। उसने उस अजीम इंसान ने, जो आज हमारे बीच नहीं रहा, उसने लाखों लोगों को शायरी में दिलचस्पी, लाखों लोगों की पैदा कर दी। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राहत साहब का है। और भी बातें हैं जो उनके अदबी कंट्रीब्यूशन के बारे में है, वो हम आगे करेंगे। एक एक किस्सा मुझे याद आ गया। का। राहत हाँ, साहब स्कूल में, नूतन हायर सेकेंडरी इंदौर में थे, तो वहां मुशायरा होता था, बड़े बड़े शायर आते थे। तो राहत साहब उस जमाने में शेर कहना शुरू नहीं किया था उन्होंने, लेकिन शायरी में दिलचस्पी उनकी पैदा हो गई थी। ये तो कक्षा 9 की बात जानिसार, बता रहे हैं आप? ये वो होंगे 10वीं में होंगे मेरा ख्याल, 10वीं में। अच्छा। तो जानिसार अख्तर साहब आए थे उस मुशायरे में। अब इनको जिम्मा जो ओ। जो थोड़ा शायरी में दिलचस्पी रखने वाले लोग होते हैं उन्हीं को शायरों की खिदमत में लगाया जाता है। तो अब इनको ये जैसे खिदमत करना कि भाई कोई ज़रूरत हो तो पूरी करना। तो ये जानिसार साहब के पास गए, इन्होंने कहा कि भाई मेरी दिलचस्पी है अदब में, और मैं भी शेर कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं झिझकता हूँ। तो जानिसार साहब ने इनसे कहा कि भाई शेर कहना चाहते हो तो पहले
5,000 शायर, किसी दूसरे शायरों के, उस्ताद शायरों के 5,000 शेर याद होने चाहिए। अब राहत इंदौरी का जो तेवर है वो देखिए। राहत इंदौरी कहते हैं आप बस फिर कह सकते हैं शेर? तो जानिसार साहब ने कहा हाँ फिर कह सकते हो, 5,000 शेर उस्तादों के याद करो। राहत इंदौरी ने कहा कि 5,000, खुश होते हुए 5,000 शेर तो उस्तादों के मुझे अभी याद है। तो ये जो अच्छा। कॉन्फिडेंस था उनका कि जानिसार अख्तर जैसे शायर के सामने ये कहना कि हाँ वो तो हमें अभी याद है। और उसके बाद का वाकया है कि जानिसार साहब का ऑटोग्राफ लेने कोई आया, जानिसार साहब ने अपना बहुत मशहूर जमाना शेर लिखा, उसमें एक मिसरा लिखा कि हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। तो राहत अच्छा। इंदौरी ने, वो खड़े हुए थे, उन्होंने अगला मिसरा पढ़ा कि हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो अच्छा। जानिसार साहब ने जो बात उन्होंने कही थी, जानिसार साहब को ये पता चल गया कि ये लड़का सिर्फ कह नहीं रहा है, हम्म। इसे वाकई में शेर याद है। फिर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा तुम बिल्कुल शायरी शुरू कर सकते हो। उसके बाद एक दौर वो भी आया कि राहत साहब मुशायरों में जाने लगे और जानिसार साहब से वहां भी मुलाकातें उनकी होती रहीं। तो जानिसार साहब को बहुत, हमेशा बहुत एहतराम से, बहुत इज्जत से उन्होंने हमेशा अपने नज़र में, अपने जहन में हम्म। रखा। जी। हम्म। चलिए, तो अब ये बताइए कि हम थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं, एक किस्सा गो के तर्ज पे, एक जी। कवि के तर्ज पे, जिस तरह से राहत इंदौरी ने आपको प्रभावित किया, आपकी पूरी संरचना को, आपके पूरे रचनात्मक जीवन को जी। प्रभावित किया, उस राहत इंदौरी के बारे में बताइए। हमको तो उन्होंने बहुत, दो तीन तरीके से इसका, दो तीन चरणों में इसका, इस प्रभाव का हम वो कर सकते हैं। एक तो वो फेज था जिंदगी का जब शायरी में नई नई दिलचस्पी पैदा हुई थी, और चूंकि राहत इंदौरी सादा जबान में लिखते थे, बहुत आसान जबान में बहुत तुरंत समझ आ जाने वाले शेर उनके होते थे। तो उस जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे, तब उस शायरी ने अलग तरह से एक एक फैसिनेट किया था, और उस शायरी की वजह से शायरी में दिलचस्पी पैदा हुई थी। तो एक तो ये योगदान है जो मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान, जैसा मैंने कहा। दूसरा फेज वो है जब हम थोड़े बड़े हुए, जब थोड़ा सियासी और समाजी बेदारी मेरे अंदर आई, तब हमने उनके शायरों को, उनके शेरों को थोड़ा समाजी पस मंजर और थोड़ा सियासी हालात की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। तब वो तब उनसे और उनकी इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में और बढ़ी, और फिर उनके और करीब आ गए। फिर एक फेज वो है जब जब वाकई मतलब पूरी तरह से लुत्फ आने लगा था राहत साहब की शायरी का, और जब प्रोटेस्ट, और जब जब लगातार आप किसी शायर को पढ़ें तो आप उसके रंग को समझने लगते हैं। तब ऐसा होता है कि कोई शेर, आपके सामने कोई शायर का नाम ना बताए और शेर पढ़ दे तो आप पहचान लेते हैं कि अच्छा ये है, तो ये राहत साहब का होगा। तो वो सूरत भी आई जब हम उनके तेवरों को पहचानने लगे। और इसी तेवर की बिना पर सिद्धांत भाई हम कहते हैं राहत साहब के बारे में, जैसे अभी क्या हुआ, जॉन एलिया का एक रिवाइवल हो गया सोशल मीडिया पर। हर इंसान जॉन एलिया को खोज खोज के पढ़ रहा है, जबकि जॉन एलिया का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, लेकिन इधर 5-6 सालों में बहुत ज्यादा उनको एक तरीके से दोबारा से पढ़ा जाने लगा। उसकी वजह यही थी कि जॉन एलिया साहब के जो तेवर थे, और जो उनका एक बागियाना लहजा था, और जो इनकी उनके अंदर एक शायरी में तोड़ फोड़ थी, और जो बने बनाए सांचे थे, उस शायरी के जो पैमाने थे उससे अलग उनका जो शेर कहने का एक अंदाज था, वो युवाओं को, और खासतौर पर जो जवानी में जो आपके अंदर बगावत होती है, उसको बड़ा अपील करता था। तो जॉन एलिया का बड़ा एक, अब एक रिविजिट उनको किया जा रहा है। तो हम राहत साहब के बारे में भी यही कहते हैं कि आज से कुछ दशक बाद जब एक ऐसी पीढ़ी जवान होगी कि जिसने राहत साहब को सामने से नहीं देखा, सिर्फ यूट्यूब पर देखेगी और मीडियम्स पे देखेगी, तो राहत साहब भी दोबारा से दीवानगी की तरह से खोजे जाएंगे, और एक नया दौर उनकी मकबूलियत का शुरू होगा। ऐसा मेरा अपना मानना है। और अच्छा। जी बिल्कुल। और एक एक पर्सनल चीज कि जब सतलज भाई से दोस्ती हो गई, तो थोड़ा राहत साहब को और नजदीक से जानने का मौका मिला, उनसे मुलाकातें भी कुछ हुई। तो एक चीज जो उनके यहाँ बहुत खास है, 70 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन अपनी शायरी में वो बहुत जवान शख्स है।
बल्कि मैं जाती तौर पर यह कहूंगा कि वो अभी जितने शायर हमारे बीच थे, हम्म। उसमें वो जो एक जवान दिल की धड़कन जो है ना, वो हम्म। जवानी में जो एक आपके अंदर एक बेबाकी होती है कि आप जहन में अपने तसव्वुर में तो यही ख्याल रखते हैं कि यार पहाड़ से टकरा जाएंगे और दरियाओं को उलट देंगे, और वो जो एक मोर्चा लेने का जो एक भाव होता है जवानी में, हाँ। जो लहू में एक तासीर होती है उस वक्त, वो हाँ। एक जो खासियत है वो राहत इंदौरी के यहाँ आखिरी दिन तक कायम रही। वो जवानी जो है उनकी शायरी की, अपने यूं हमसे बहुत बड़े हैं वो, मिलते थे बिल्कुल बुजुर्ग की तरह ही मिलते थे, क्योंकि हम उनके बेटे के दोस्त भी थे तो बहुत शफकत से मिलते थे। लेकिन जब हम शायरी पढ़ते थे तो मुझे लगता था यार ये मेरा दोस्त है यार, बराबर का दोस्त, इस तरह अपील करती थी। तो ये जो जवान दिल की एक धड़कन है, ये बागियाना लहजा जो एंग्री यंग मैन हम फिल्मों के लिए, अमिताभ की फिल्मों के लिए कहते हैं, शायरी में वो उनके यहाँ है, और वो कायम रहा शुरू से आखिर तक, और ये सबसे और जो और जो एक शायरी पर, खासकर राहत इंदौरी की शायरी पर जी एक आरोप लगता है कि वो एक खासी चलताऊ किस्म की, इस किस्म की शायरी है। लोग ऐसा कहते हैं उनके जी। लिए। कई 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 बार जैसे टिकटॉक पे उनकी एक लाइन बड़ी फेमस है, हम्म, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हालांकि कई लोग इसको तो बड़े, उसको एक उपलब्धि की तरफ ही देखते हैं कि एक कवि का इतना मशहूर हो जाना शायद जी नामुमकिन है कि उसकी एक पंक्ति ही इतनी फेमस हो जाए। जी। इसको कैसे देखते हैं आप? या इसको, ये कहाँ से आता है? देखिए, राहत साहब मुशायरों में जाते थे तो दो चीजें हैं, दो सूरतें जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि एक तो मुशायरा उनके लिए वो स्ट्रगल बहुत किया जिंदगी में, तो उस तरह से भी जिंदगी की जो जद्दोजहद थी उससे निजात भी मुशायरों में थी। और दूसरा, चूंकि एक दूसरी तरह से देखें तो सामने उनका जो कनेक्शन था अपने पढ़ने वाले से या सुनने वाले से या चाहने वाले से, वो डायरेक्ट था, तो उनका कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त था। तो इसलिए ये चूंकि उनका उनका रब्त बिल्कुल बराह रास्त बिल्कुल डायरेक्ट था, तो उनके यहाँ शायरी में बिल्कुल कम्युनिकेशन की जो तरसील की जबान है वो मिलती है। और इसी तरह हम ये जो कोशिशें हैं शायरी में, दुनिया बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, इधर जाने वबा का। फैली हुई है चारों सिमत, अभी माहौल मर जाने का नहीं, वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। तो ये जो उनका अंदाज है, ये इन दोनों सूरतों को जब आप जहन में रखेंगे तो आपको इस बात का स्रोत मिलेगा कि राहत इंदौरी की जबान ऐसी क्यों थी। और वो अपने आप में कहते भी थे, उनका शेर भी है, हमने सीखी नहीं है किस्मत से, हमने सीखी नहीं है किस्मत से, ऐसी उर्दू जो फारसी भी लगे। तो उनको चूंकि मुशायरों के शायर थे और मुशायरों के बादशाह थे। वामिक जौनपुरी इतना बड़ा शायर है, प्रगतिशील शायर, भूखा है बंगाल, उन्होंने कहा राहत इंदौरी के बारे में कि राहत इंदौरी मुशायरों का सुल्ताना डाकू है। अच्छा। तो वो ये कि मुशायरा लूट लेते थे, और राहत इंदौरी के बाद फिर किसी का सिक्का नहीं चलता था। तो वो जो मजमा है, जो छतें उड़ जाने वाला जो माहौल है, वो राहत इंदौरी का होता था। और हमने कहा ना कि बिल्कुल थे वो मुशायरों के। एक बात ये भी लगता है, कई बार लोग इस पर बात करते हैं कि मुशायरों के जो शायर होते हैं, चूंकि पब्लिक जैसा उनसे सुनना चाहती है वैसा वो सुनाते हैं, इसलिए उनकी शायरी में गिरावट भी आती है। हो सकता है कि राहत इंदौरी साहब की शायरी में भी इस वजह से गिरावट आई हो, क्योंकि भाई पब्लिक जो सुनना चाहेगी वो आप सुनाएंगे, और आपको पता है कि पब्लिक यही सुनती है तो आप वही सुनाएंगे। क्योंकि मुशायरों का मामला सीधे सीधे इस बात से जुड़ा है कि अगर पब्लिक आपको पसंद नहीं कर रही है तो फिर आप बुलाए नहीं जाएंगे मुशायरों में। मुशायरों के जो कन्वीनर हैं, जो आयोजक हैं, वो उन्हीं शायरों को बुलाते हैं जिनको पब्लिक ज्यादा पसंद करती है, तो आपको ध्यान में रख के शायरी करनी पड़ती है। लेकिन राहत इंदौरी इस शुरुआत में तो हमें लगता है कि वो इस मजबूरी के तहत रहे होंगे, लेकिन हमने ऐसे भी मुशायरे देखे हैं जहां राहत इंदौरी ने वही शेर सुनाए जो उनको सुनाने थे, और पब्लिक डिमांड करती रही। हूट भी, जो हमने कहा ना कि हूटिंग से नहीं डरते थे वो, हूटिंग में अच्छे अच्छे शायरों की बैंड बजते हमने देखी है, बड़े बड़े शायरों की।
राहत इंदौरी अगर खड़े हैं, कोई हूट कर रहा है तो फिर वो नहले पे दहला ही मारेंगे, वो चुप हो जाने वाले भी नहीं। तो ये राहत इंदौरी थे कि उनका अपना एक अंदाज था। और और ये आसान शायरी जो है, लेकिन आप देखें ना कि इसके कितने गहरे, देखिए प्योर लिटरेरी होना तो एक अलग मामला है, उस पर कोई बहस कर सकता है, लेकिन आप देखिए कि शायर कितना उपयोगी है। अगर किसी शायर की शायरी में उसके वक्त के सारे सियासी और समाजी मसाइल झिलमिला रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा शायर है, कम से कम अपने वक्त का एक बहुत अहम शायर है। ये यूं ही नहीं है कि राहत इंदौरी की शायरी में अभी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे बराबर वो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब किसी को ये बुरा लगता हो शेर तो बुरा लगता हो, एक बार हम अपने किसी शो में हमने ये पढ़ दिया शेर, तो एक साहब हमारे पास आया कहने लगे ये नहीं पढ़ना चाहिए था आपको। हमने कहा आप बताएं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था, इसमें गलत क्या है, आप हमें बताएं। क्या आप ये मानते नहीं है कि सबका खून यहाँ शामिल है? तो बात वो है, या बहुत सारे उनके शेर जो अभी दोबारा से एक तरीके से रिवाइव हो गए, और ट्रोल्स के लिए या हूट हूट करने वालों के लिए मुशायरों में उनका वो इसी गजल का शेर है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो वो एक मामला है उनका। तो ये शायरी में जो उनके यहाँ, अच्छा एक चीज और है इसमें सिद्धांत भाई, जो अहम बात है, अभी चूंकि पिछले कुछ वक्त से ट्रोलिंग का कल्चर अभी शुरू हुआ है, 4-5 साल से पिछले, तो ये जो ट्रोल्स हैं इन्होंने भी, चूंकि किसी को समग्रता में जानने के लिए उसकी पूरी जिंदगी को देखना पड़ता है, उसकी पूरी जो उसने शायरी की है उसको उसका पूरा समय क्रम देखना पड़ता है। तो आप देखिए कि राहत साहब का ये जो जो इंसान जिसमें बगावत का तेवर है ना, बगावत का तेवर उनकी आत्मा में था, वो लहजा उनका बदल ही नहीं सकता था। तो हमको मालूम है कि ये तो अभी 4-5 साल का मामला है, या कोई कह सकता है कि चूंकि बीजेपी के खिलाफ वो बहुत सारे लोग जो ट्रोल्स हैं जो उनको कहते हैं, लेकिन उनके कितने शेर हैं जो उन्होंने तब कहे जब बीजेपी कहीं दूर दूर तक सियासी वजूद में, जो कांग्रेस के जमाने में कहे गए, कांग्रेस की सत्ता के जमाने में उससे टकराते हुए कहे गए, या जो लोग कहते हैं कि भाई ये खास तरह से, तो अब जैसे हम वो शेर है उनका बहुत मशहूर, ये गजल ही हम आपको सुना देते हैं, छोटी सी गजल है 4-5 कि किसी वाकया ये है कि किसी मुशायरे में इमाम बुखारी मौजूद थे, जामा मस्जिद के, हाँ जामा मस्जिद के जो शाही इमाम हैं तो वो मौजूद थे, और उनके बारे में बड़ा था कि वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग और वो सब। तो तहलका में बड़ी लंबी रिपोर्ट भी आई थी एक बार उन पर। राहत साहब ने उनको मुखातिब करते हुए शेर उछालते हुए गजल पढ़ी कि ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं। यानी इनकी ये जो मनसबों के पुजारी लोग जो हैं, इनकी जो टोपी है ये टोपी नहीं है असल में, ये तौक है, ये वो इतनी भारी बेड़ी है जो इनके गले में पड़ी हुई है कि ये कोई चीज आजादी से कर ही नहीं पाते हैं। फिर आगे सुनिए, ये जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है, जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। अब ये सफारी सूट इमाम बुखारी का बड़ा मशहूर, वही अकीक हैं, वही अकीक हैं शाहों के ताज की जीनत, वही अकीक हैं शाहों के ताज की जीनत, जो गलियों में भिखारी पहन, जो गलियों में मदारी पहन के आते हैं। तो वो, और उसमें आखिरी शेर था जिसमें नाम है बाकायदा इमाम बुखारी का कि ये मसनदों की सियासत भी सियाह चश्मा है। सियाह चश्मा, इसमें दो अर्थ हैं, एक तो काली नजर वाली या कालेपन से भरी हुई, और दूसरा ये मसनदों की सियासत भी सियाह चश्मा है जो इमाम बुखारी पहन के आते हैं। उनका वो चश्मे वाला स्टाइल बड़ा मशहूर था उस जमाने में। हाँ, वो बाइपोलर चश्मे पहन के आते थे। किसी मुशायरे में नाम लेकर के शेर पढ़ना और उनकी पूरी पॉलिटिक्स को आईना दिखा देना,
खारिज कर देना, ये राहत इंदौरी थे। और उनका बहुत मशहूर वाकया है, कुछ मौलवी साहब थे बड़े, नाम हम नहीं लेंगे, उनसे उन्होंने कहा कि ये आप मुख्यमंत्री के यहाँ नंगे पैर चप्पल उतार के न जाया कीजिए, पूरी कौम बरहना हो जाती है। तो ये भी राहत इंदौरी है। तो ये उनका एक लहजा है अपना। वो एक उनका शेर है, मौलवी साहब किस सुनाते हैं अभी, मौलवियों पे जो उनके तंज हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये अभी का मामला नहीं है। मेरा कहना ये है कि वो जिस तेवर के शायर थे, वो रह ही नहीं सकते थे बगावत किए बिना या उस तरह की शायरी के बिना। और ये उनकी शायरी जो आज आपको लग रही है कि बीजेपी या किसी और सत्ता के जो हाकिम वक्त है उसके खिलाफ है, तो ये शायरी तो सब पहले कही गई है। तो इसीलिए वो शायर बड़ा शायर है कि उसकी शायरी हर दौर में जिंदा है और धड़कती हुई है। जी चलिए हिमांशु, चलते चलते थोड़ी 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 बात उनकी कुछ प्रिय नज़मों पर, कुछ प्रिय गज़लों पर, कुछ शायरों पर, कुछ शेरों पर, थोड़ी सी आपके जुबान से। वो शेर हमें याद आ गया कि किसी से हाथ भी छिपकर मिलाइए वरना, किसी से हाथ भी छिपकर मिलाइए वरना, इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। तो ये जो राहत इंदौरी का अपना अंदाज है और तमाम चीजें, मतलब ये वो राहत इंदौरी साहब को एक दफा हार्ट अटैक आया, तो उनके एक दोस्त मिलने आए, उनको बोतल से ड्रिप चढ़ रही थी, तकलीफ हो रही थी उनको। तो ये जो उनके दोस्त थे, इन्होंने पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा अभी। तो राज साहब बोले कि यार बड़ी तकलीफ है और कुछ 4-5 घंटे तो लगेंगे। तो वो राज साहब के जो दोस्त थे वो बोले कि उस्ताद आपको याद है, इतनी बड़ी बोतल तो हम लोग 10 मिनट में ख़त्म कर दिया करते थे। तो वो जो इनका राहत साहब का एक पूरा लमदड़ापन है और जो उनका चिर युवा जो स्वर है, वो गजल सुनाने के लिए तो बहुत उनके जैसे उनका एक शेर है, नाम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। या जो उनके पॉलिटिकल शेर जो बड़े मशहूर हुए और जो हमेशा उनकी गजलों में हम आपको सुनाते हैं, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। तो ये जो एक तो हिजरत वो थी जो पहले हुई थी, हिंदुस्तान की मिट्टी की पूरी खुशबू, इसकी पूरी सांस्कृतिक विरासत, इसके पूरे समाजी हालात, इसका पूरा सियासी पस मंजर आपको सब समझ में आ जाएगा राहत इंदौरी की शायरी में। तो वो बहुत शुरुआत का उनका शेर है राहत इंदौरी का कि जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है, पूर्वाग्रह तासुब, जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। तो वो जो पूरा एक उनका पॉलिटिकल शायरी भी जो उनकी है वो, और ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर हम इसको मोबाइल से पढ़ के आपको सुनाएं तो तकरीबन हर गजल में उनके यहाँ इस तरह के बागियाना तेवर वाले शेर मिलेंगे, पॉलिटिकल शेर मिलेंगे, बीच में रोमांटिक शेर भी आ जाएंगे। तो एक उनका अपना अंदाज है और बहुत बड़े शायर हैं। उनके बारे में तमाम लोगों ने तमाम बातें कही हैं। जैसे हमने आपको बताया कि वामिक जौनपुरी कहते थे कि वो सुल्ताना डाकू हैं, शायर जमाली कहते थे कि राहत इंदौरी की शायरी सीना बातिल में नेज़े की तरह जाती है। वसीम बरेलवी ने उनके बारे में कहा कि उनका मिसाइली लहजा है, उनके तेवर तेजाबी हैं, उनकी नज़र उकाबी है, वो एक पक्षी होता है। तो ये जो उनका एक पूरा अंदाज है,
ये बहुत देर तक याद रहने वाला है। और राहत इंदौरी हमारे वक्त के बेहद अहम शायर हैं, जिनको बार बार पढ़ना चाहिए। और देखिए ये जो बातें हैं ना कि ये हमें कोई पार्टी नहीं पसंद है, तो अगर राहत इंदौरी का कोई शेर ऐसा लग गया जो इसने कहा गया तो हमने कह दिया नहीं नहीं गाली। शायरी बहुत बड़ी चीज है और वो रहती है। वो जब ये सियासी सूरत हाल बदल जाएगा, कोई दूसरा निज़ाम आएगा, और तब भी शायरी रहेगी। इंसान, आम इंसान और फनकार में यही फर्क है कि आम इंसान अपने जिस्म की मौत के साथ मर जाता है, फनकार अपने फन में हजारों बरस जिंदा रहता है। आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं आधी रात में 11-12 अगस्त को, तो कितने लोग आज के दिन मरे होंगे आप ये सोचिए। लेकिन हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आधी रात में, अंधेरे में। वो राहत इंदौरी है। और ऐसी कई, मैं अब वो राहत इंदौरी का शेर है कि अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बहुत सवाब कमाए गए जवानी में। तो वो बहुत सारी रातें जो हैं वो राहत इंदौरी की शायरी के साथ, उनकी शख्सियत के साथ, उनके बागी तेवरों के साथ गुजरेंगी। जब वो नहीं है तब भी। और मेरा अपना, जैसे मैंने आपसे कहा कि राहत इंदौरी वो शायर हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा और उन्हें लोग ढूंढ ढूंढ करके पढ़ेंगे। तो ये थी राहत इंदौरी के बारे में छोटी मोटी कई सारी बातचीत हिमांशु वाजपेयी के साथ। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है फ्रेम में हिमांशु। आप ललन टॉप दिख रहे थे। शुक्रिया।